है मुश्किल, है मुश्किल करना जरूरी है मुश्किल करना जरूरी है। मैंने ठाना है, इसको करके दिखाना भी जरूरी है। पहली बार प्री दिया 8 मई तो जो पेपर वो कैंसिल हो गया था, जो आयोग के कारण, गलतियों के कारण जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर कैंसिल हो गया, जिससे मेरा उसमें अच्छा भी स्कोर था, उसमें रिजल्ट होने का संभावना भी था। फिर दोबारा री एग्जाम हुआ, री एग्जाम जब हुआ 30 सितंबर को हुआ तो उसमें मेरा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसमें पहली बार जब मैं एग्जाम दिया था टाइम में तो मुझे पता था कि भाई उसमें डर लग रहा था। पहली बार जब 8 मई 2 एग्जाम हुआ था जो उसमें डर लग रहा था भाई कैसे पहली बार बैठने जा रहे हैं, कैसे एग्जाम देंगे। लेकिन जब 30 सितंबर को एग्जाम हुआ, 4 महीना बाद एग्जाम हुआ, तो मुझे और पूरा कॉन्फिडेंस था कि ना मैं एग्जाम निकालूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस साथ एग्जाम में बैठा भी। जब क्वेश्चन आया तो मैं पूरा सॉल्व 150 में सॉल्व किया। लेकिन जब उसमें एक क्वेश्चन मिलाए हम जब उसमें तो मेरा 110 प्लस है नंबर उसमें। जब एसई में जो सुटेबल लगता है, जैसे होता है कि उसमें कोटेशन होता है, कोटेशन देकर लिखें तो आंसर हमारा और सुंदर बनेगा। जैसे कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक कोटेशन हो गया, कबीर का कोटेशन है, कोटेशन हो गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं लगे, जैसे फल अति दूर। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट टॉक्स में। और आज जो है हम एक बीपीएससी एस्पायरेंट के पास हैं और आपको बता दें कि इन्होंने बीपीएससी प्री 67th में एग्ज़ाम दिए हैं और अभी जो है ये मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी मेंस की स्ट्रेटजी क्या है। अब कुछ ही दिन बचे हैं मेंस के और आइए वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। इसलिए आपको लाख लाख बधाई कि आपने आप चैनल को मुझे बुलाए और आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार पड़ेगा। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैं बीए इंग्लिश से किया हूँ मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। और मेरा ग्रेजुएशन 2018 में फाइनल हुआ, तो 2017 में फाइनल हुआ था, लेकिन एक साल सेशन बैक चला गया क्योंकि यूनिवर्सिटी का गलती था इसमें। और एक साल बैक चले जाने के कारण मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से। और फिर मैं 2018-19 से बैक किए और 2020 में फिर एडमिशन लिए पीजी में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। 20 से 22 मेरा एमए भी फाइनल हो चुका है। अब जैसा कि अगर बात करें कि आपकी मीडियम क्या है और आप ऑप्शनल क्या रखना चाह रहे हैं? मेरा बीपीएससी 67 में मीडियम हिंदी है और मेरे ऑप्शनल पर हिंदी साहित्य है, जो मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि आता है और हिंदी पढ़ने में अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं अपना हिंदी भाषा को चुना हूँ। अगर हम बात करें कि आपकी जो बैचलर डिग्री है या जो मास्टर्स डिग्री है वो किस सब्जेक्ट से किए थे? वो मैं बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों इंग्लिश से किया हूँ। आपको नहीं लग रहा है कि आप बैचलर डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, जिस तरह से हिंदी से किए और अब आप हिंदी साइंस ले रहे हैं जो कि दोनों अलग सब्जेक्ट होते हैं, क्या आपको इंग्लिश से भरोसा नहीं है ऐसा, या लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है? पर क्या क्यों ऐसा आपने सेलेक्ट किया? कुछ तो रीज़न होगा। और आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि अगर मान लिया जाए कोई स्टूडेंट्स अपना ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से ऑप्शनल को ध्यान में रखकर चलना चाहिए और किन से कुछ टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए ताकि सिलेक्ट करते समय उनकी अच्छी ऑप्शनल की चुनाव हो सके। ऐसी कोई बात नहीं, जो मैं ग्रेजुएशन या मैं अपना इंग्लिश से किया हूँ तो मैं अपना ऑप्शन भी इंग्लिश ही चॉइस करूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे उस समय इंग्लिश पढ़ने की रुचि थी और मेरी अभी भी इंग्लिश पढ़ने की रुचि है। देख सकते हैं मेरे पास इंग्लिश नोवेल बहुत है, चेतन भगत का है, किंग लियर है, 12th एम्मा का है, सब बहुत इंग्लिश नोवेल भी है मेरे पास। क्योंकि मुझे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश में हो या हिंदी में, भाषा कोई भी हो, भाषा मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है कि अपने यह ज्ञान आया आपको कैसे बढ़ाए, इसलिए मायने रखता है। इसलिए मैंने मास्टर और ग्रेजुएशन दोनों इंग्लिश से किया हूँ और मेरा बीपीएससी में हिंदी साहित्य है, इसलिए मैं बहुत सोचता हूँ कि अब मैं इंग्लिश से बीए भी किया हूँ, एमए भी किया हूँ और मैं इंग्लिश बहुत पढ़ चुका हूँ, जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ। अब मैं सब अपने भाषा को समझने की कोशिश करूँगी कि हाँ मेरे भाषा में क्या है, हिंदी में क्या है कि कोई हिंदी लेना नहीं चाहता है। बहुत से मान ली इंग्लिश जो पेपर इंग्लिश जो है वो ब्रिटेन से आया, ब्रिटेन से लोग इंग्लिश आया तो भारत में क्यों प्रचलित हुआ, इतना क्यों लोगों के प्रति इंग्लिश के प्रति रुझान हुआ। जब मैंने उसको पढ़ा, अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा नहीं, इंग्लिश को उतना आवश्यकता नहीं है पढ़ना, बस लेकिन उसके ज्ञान को अर्जित करना जरूरी है, बस उसी पेपर को पढ़ना है, नोवेल को पढ़ना है और पढ़ा। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि अब हिंदी साहित्य पेपर लिया हूँ मैं बीपीएससी 67 में, हिंदी ऑप्शनल मेरा पेपर है, तो मैं पढ़ूंगा कि उसमें हाँ आदिकाल क्या होता है, रीतिकाल क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है, कबीर का क्या होता है योगदान है उसमें, द्विवेदी क्या है, सौराठ कवि क्या है, ब्रजभाषा, औहट
खड़ी बोली के बारे में पढ़ना है, बहुत से हिंदी साहित्य भाषा में बहुत से कविताएं और नोवेल भी पढ़ना है। उसमें एक नोवेल कविता भी है राम की शक्ति पूजा निराला की, बहुत अच्छा कविता है, आप जिसको मौका मिले तो आप भी पढ़िएगा, उसको अच्छा भी लगेगा। राम की शक्ति पूजा में दिखाया है कि राम कैसे सब विजय अपना स्थापित करते हैं रावण के ऊपर, क्या क्या उसमें लिखा गया है। यही बात है, भाषा कोई मायने रखते हैं, भाषा किस कोई भी हो, लेकिन आप वो निर्भर करता है कि आप किस भाषा को देखते हैं। जैसा कि सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा एक पहला प्रयास है, मैं पहला प्रयास है, 67 पहला प्रयास है मेरा यार। अच्छा, अब पहले प्रयास में आप जिस तरह से प्री दिए हैं, तो क्या लगता है आपकी प्री का रिजल्ट में किस तरह का इंक्रीजन है इस, तो आप बताएं प्लीज। जी, मैं जब पहली बार प्री दिया 8 मई तो जो पेपर वो कैंसिल हो गया था, जो आयोग के कारण गलतियों के कारण जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर कैंसिल हो गया, जिसमें मेरा उसमें अच्छा भी स्कोर था, उसमें रिजल्ट होने का संभावना भी था। फिर दोबारा री एग्जाम हुआ, री एग्जाम जब हुआ 30 सितंबर को हुआ, तो उसमें मेरा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसमें पहली बार जब मैं एग्जाम दिया था पेटे में, तो मुझे पता था कि भाई उसमें डर लग रहा था। पहली बार जब 8 मई 2 एग्जाम हुआ था, जो उसमें डर लग रहा था भाई कैसे पहली बार पर बैठने जा रहे हैं, कैसे एग्जाम देंगे। लेकिन जब 30 सितंबर को एग्जाम हुआ, 4 महीना बाद एग्जाम हुआ, तो मुझे और पूरा कॉन्फिडेंस कर दिया मैं एग्जाम निकालूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस साथ एग्जाम में बैठा भी। जब क्वेश्चन आया तो मैं पूरा सॉल्व 150 में सॉल्व किया। लेकिन जब उसमें एक क्वेश्चन मिलाए हम जब उसमें, तो मेरा 110 प्लस है नंबर उसमें। जब ऐसा कि आयोग जारी किया तो उसमें 110 प्लस है, इसलिए मैं अब मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, अब उसमें लगा हुआ हूँ मेंस की तैयारी में। आप बताएं कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस तरह से मेंस की सिलेबस है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शन जो होते हैं हिंदी का पेपर होता है। अगर हम बात करें कि जीएस पेपर 1 में जिस तरह से हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होते हैं और करंट इश्यूज होते हैं, स्टैटिक्स का पोर्शन होता है, अगर हम बात करें कि इन तीनों पोर्शंस को लेकर के आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, हर एक पोर्शंस को अलग अलग डिस्क्राइब। जी देखिए, जब ये बीपीएससी जो एग्जाम है, ये बहुत बड़ी आयोग की एग्जाम है, जो इसको मिनी आईएएस बोला जाता है। यूपीएससी के बाद बीपीएससी का यहाँ स्थान है दूसरा, जो इसको मिनी आईएएस बोलते हैं हम लोग। तो बीपीएससी एक चैलेंज एग्जाम है जो सबको समझना चाहिए। हाँ, एक ऑफिसर की तैयारी कोई कर रहा है तो वो ऑफिसर लाइक सोच रही चाहिए, ऑफिसर की तरफ बनना चाहिए। आपने बोला कि मेंस की, तो बीपीएससी में 3 स्टेज होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री उतना मायने नहीं, प्री सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। और मेंस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। मेंस इसमें लिखना होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। इसमें एक क्वेश्चन को लगभग 300-400 वर्ड, 450 वर्ड लिखना होता है इसमें, और उसमें बहुत ग्राफिंग टाइप का करके लिखना होता है। बिना ग्राफिंग अगर नहीं लिखा फिर नंबर नहीं मिल पाएगा और आप वो परीक्षा से वंचित रह जाइएगा, पास नहीं हो पाइएगा। तो आपने मेंस के बारे में पूछा, इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन लिखा, क्या है हर एक सब्जेक्ट का। तो इसमें 3 पेपर होते हैं, आपको बताते 4 पेपर होते हैं, 4 दिन एग्जाम होता है। आयोग जब मन के 2 दिन या 3 दिन में निपटा लगेगी, इसमें एग्जाम 4 पेपर होता है। पहले पेपर होता है इसमें हिंदी होता है जो 100 नंबर, जो क्वालिफाइंग पेपर है, जो 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तो आप पास होइएगा। तभी नेक्स्ट पेपर GS1 GS2 ऑप्शनल पेपर चेक होगा। अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते, जो 100 नंबर का 30% लाना है, उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपको अगला पेपर चेक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हिंदी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसमें GS1 और GS2 होता है कि ऑप्शनल होता है। तो GS1 में होता है 3 पोर्शन होता है, हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर होता है, IR होता है, करंट अफेयर्स होता है, IR इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, और उसमें DI होता है जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं, सांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं उसको। तो इसको तीनों को उस 3 सब्जेक्ट होते हैं। GS2 में पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होता है, और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं। 3 उसमें 3 इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं उसमें। अब एक आपका ऑप्शनल जो होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे मेरा हिंदी साहित्य हो, किसी का आप मैथ ऑप्शनल हो, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल हो, सबका अलग अलग होता है। तो मैं अपना हिंदी चॉइस हुआ हूँ। तो GS1 GS2 में हिस्ट्री पोर्शन पढ़ना था, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना था। उसमें आर्ट एंड कल्चर में आपको ग्राफिक आर्ट बनाना होगा, आर्ट बनाकर भूमिका लिखना होता है। शुरू में भूमिका लिखना, मेन बॉडी लिखा जाता है, मेन बॉडी पर नीचे लास्ट में निष्कर्ष निकला जाता है। निष्कर्ष जो 5 से 6 लाइन का होता है, और भूमिका भी 5 से 6 लाइन का होता है, उसमें सब लिखा जाता है। लेकिन जैसे DI के बाद जहाँ तक बात हुआ, हमको DI माने स्टैटिक्स की बात जहाँ करते हैं, तो स्टैटिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 72 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। वो मैथ का नंबर होता है। और मैथ सही हो गया तो पूरा नंबर मिलता है आपको, और गलत हो गया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए मैथ एक क्वेश्चन सही हो गया तो उसमें पूरा में पूरा फुल नंबर मिलता है। बाकी जो लिखने वाला सब्जेक्ट है उसमें नंबर कट भी जाता है, लेकिन मैथ में नंबर कटने का गुंजाइश नहीं होता है। मिलेगा पूरा, नहीं तो एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए 72 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मैथ। इसलिए मैथ्स को हम जहाँ तक DI जो पढ़ते हैं, हम बैंकर्स अड्डा का बुक होता है, उस बैंकर अड्डा से बुक से हम DI बनाते हैं।
हम बात करें कि मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं जी, उनके लिए डीआई बहुत तो बेनिफिशियल हो हाँ, जाता है, ये बोल दीजिए। लेकिन अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी उठाना चाहिए डीआई के लिए या स्टैटिक्स के लिए? देखिए, जो मैथ बैकग्राउंड में उससे बहुत दिक्कत है, इस बात में हमको भी दिक्कत है, क्योंकि हम मैथ पढ़े नहीं हैं आज तक। हिंदी साहित्य पढ़े हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश से अब मेरा जर्नी पे आपको बता ही चुके हैं, तो उसके लिए बहुत चैलेंज विषय होता है, ये तो बात है। लेकिन उसके लिए हम नियम अपनाए क्या है कि रोज एक डीआई बनाते हैं, रोज डेली, कुछ भी हो जाए उसके लिए डेली एक प्रैक्टिस करेंगे। उसमें प्रैक्टिकल अपने सर को दिखाएंगे, सर क्या गलती है, क्या सही है बताइए, सर करेक्शन कर बताते हैं, यहाँ पर ये गलती है, ये सुधार लेना, ऐसा बना लेना। तो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ कभी बनाए नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, उनको मैं टिप्स दूंगा। मैं अपना विचार रखता हूँ, टिप्स क्या, मैं विचार रखता हूँ भाई के नाते, दोस्त के नाते, कि अपने के नाते एक विचार रखता हूँ कि मैथ डेली वो एक मैथ बनाए, कम से कम एक तो मैथ जरूर बनाना चाहिए उनको, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए ए फोर पेपर पर। तो ए फोर पेपर जो होता है दोनों तरफ से चौथाई छोड़ा जाता है, उसमें दोनों चौथाई छोड़ो, बीच में लिखा जाता है उसको। तो डेली आंसर राइटिंग किया जाए और डेली एक मैथ बनाया जाए, तो उसके लिए आसान हो सकता है ये बात। ठीक है, जैसा कि हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और हिंदी पेपर के बारे में बात किया, अगर ऑप्शनल की बात करें तो आपका हिंदी साहित्य है, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो कि हिंदी साहित्य के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो हिंदी साहित्य में अब से क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हिंदी साहित्य के जो पेपर हैं उनको अच्छे कर सकें, और उनमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताएं ताकि उनके जो मार्क्स है वो इंक्रीज कर सकें। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी बात है कि उसमें दो खंड होता है, खंड क में हिंदी साहित्य है, और खंड ख में भाषा सा विज्ञान है। तो हिंदी साहित्य में उसमें आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, द्विवेदी युग के पढ़ना है, निराला का पढ़ना है, कविता पढ़ना है, गोदान, हाँ प्रेमचंद गोदान पढ़ना है, उसमें गोदान बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोदान से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें बेनिफिट है कि गोदान से आएगा ही क्वेश्चन एक। तो उसमें लिखने की यह है कि हाँ रोज प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन आंसर राइटिंग करें, और हिंदी में जो सूटेबल लगता है, जैसे होता है कि उसमें कोटेशन होता है, कोटेशन देकर लिखें तो आंसर हमारा और सुंदर बनेगा। जैसे कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, एक कोटेशन हो गया, कबीर का कोटेशन है, कोटेशन हो गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं लगे, जैसे फल अति दूर, ये सब कोटेशन हो गया। कहानी लिख रहे बीच में कोटेशन आए तो आंसर आपको और सुदृढ़ हो जाएगा और अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा। तो हिंदी साहित्य लिखने में ये अच्छा है। और वो भाषा विज्ञान में जो है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, मगही भाषा जो हमारे मिथिलांचल के लोग बोलते हैं, अच्छा भाषा लगता है मगही। हम बोलने की कोशिश किए, बहुत फ्रेंडों से सीखे हम मगधी, लेकिन अच्छा लगा मुझे मगधी बोलने में। और उसमें खड़ी बोली है, क्या खड़ी बोली है, विद्यापति के बारे में पढ़ना है। तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए विद्यापति हमारे, जो उन्हीं के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट रखा गया है। तो एयरपोर्ट जो विद्यापति कवि है वो भी ब्रज भाषा से ही संबंधित करते हैं, और अच्छे हिंदी साहित्य में अच्छे कवि है वो। तभी हिंदी पढ़ना चाहिए सबको, मतलब सबको जिसको अच्छा लगा, हमको अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऑप्शनल पेपर चॉइस किया उसको। आप डेली आंसर राइटिंग किया, उसमें कोटेशन डालते हैं और हिंदी को सुदृढ़ करते हैं, बनाते हैं, शुद्ध लिखते भी हैं और अच्छा करते भी हैं। जी, जैसा कि हमने कुछ सिलेबस का डिस्कशन किया, और अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स और मैगजीन्स की। तो आपके जब स्टडी कर रहे थे तो कौन कौन से ऐसे बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से बुक्स हो गए, चाहे कौन कौन सा ऐसा मैगजीन हो गए जिसको आप फॉलो करते थे, प्लीज़ उसको बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक बुक की सवाल है तो बुक मैंने हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा का पढ़ा था और एनसीईआरटी पढ़ा था। सबसे पहले बार जो शुरुआत की तो हम एनसीईआरटी पढ़े थे उसको, उसके बाद से बाकी सब बुक मार्केट जो आई, बिपिन चंद्र का आया, उसको लेते गए, पढ़ते गए। और बाकी जो पॉलिटी की बात है, लक्ष्मीकांत बाइबल है, पॉलिटिकल बाइबल लक्ष्मीकांत बोलते हैं, तो लक्ष्मीकांत को पढ़े हम। फिर उसके बाद महेश वर्मा का ज्योग्राफी पढ़े, और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक आता है दृष्टि का फॉलो किए हम। बाकी सब तो बुक पढ़ते हैं रहते हैं। और जहाँ मैगजीन सवाल है तो मैगजीन तो हम पढ़ते हैं, पीडी पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं। अभी मेंस में हम प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दो बुक आता है जो बहुत सहायक मेंस के लिए सहायक है। तो ये दोनों पीडी हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं मैगजीन। अगर हम बात करें एग्जाम के व्यू से तो एक टेस्ट सीरीज का बहुत ही मायने रखता है। आप इसको किस तरह से लेते हैं, और टेस्ट सीरीज के पीटी के लिए आपने कैसा तैयारी किए थे, और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ले रहे हैं कि नहीं, और अगर ले रहे हैं तो उसके बारे में? जी, टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। आप कितना हो पढ़ लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। जब तक आप टेस्ट देने नहीं बैठते हैं तब आप पता नहीं चलता है कि आप कितना जानते हैं, कितना लिखे, कितना बनाए क्वेश्चन। इसलिए आप जब सब पढ़ लेते हैं थ्रोली, तो कोई टेस्ट सीरीज होता है या टेस्ट बुक मार्केट में वो अवेलेबल होता है, वो टेस्ट सीरीज को
बनाना चाहिए, रूम पर बैठ के बनाइए या कोचिंग में किसी कुछ संस्था में ज्वाइन किए तो उसी संस्था में जाकर बनाना चाहिए। एग्जाम में टेस्ट सीरीज ही बहुत फायदेमंद करता है। आप टेस्ट सीरीज नहीं बनाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए और मेंस में भी, मेंस आप प्रैक्टिस राइटिंग है, वो लिखने की कोशिश है उसमें, वो तो गुलियाने का नहीं है, फ्री में गोल किया जाता है, लेकिन मेंस में लिखने वाला है उसमें। तो उसमें भी टेक्स्ट राइटिंग स्किल भी मायने करता है। उसमें 3 घंटा में 8 क्वेश्चन लिखना होता है। 8 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन को आप लिखते हैं 300 वर्ड में, तो 8 क्वेश्चन से 8 के 24 से 2500 वर्ड में हुआ। 3 घंटा में 2500 वर्ड को लिखना है, फ्रेमिंग के साथ, निष्कर्ष के साथ, कंक्लूजन के साथ, सब कुछ मेन बॉडी क्या है उसको लिखना पड़ता है। तो इसलिए एग्जाम में जब हम सोच के लिखें तो लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ग्रुप पर प्रैक्टिस करें, फिर कोचिंग संस्था में जाकर प्रैक्टिस करें, किसी सर को दिखाएं कि सर देखिए मेरा क्या है, क्या सही है, गलत है, सर बताएंगे हाँ यहाँ पर गलत है, यहाँ सही है, तो वहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, प्री में या मेंस को। अगर हम बात करें कि अगर जिस तरह से आपने बात की राइटिंग स्किल की, है ना, तो अगर राइटिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ ऐसी पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो आप उसके आंसर को इंक्रीज कर सकें। अगर हम बात करते हैं, कुछ वर्ड्स लिमिट्स होते हैं, लिखते समय नीट एंड क्लीन की बात होती है, अगर लिखते समय कैसा लिखना चाहिए, पैराग्राफ में, पॉइंट में, है ना, अगर हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं तो जैसे डायग्राम हो गए, फ्लो चार्ट हो गया, इनका किस तरह से उपयोग करना चाहिए और किस तरह से ध्यान देनी चाहिए। हाँ, ये तो बात है। देखिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, मैं आपको पहले ही बता चुका वर्ड लिमिट का, जिसमें 300 से 400 वर्ड लिखना होता है, उससे अधिक नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए आप, जैसे ग्रेजुएशन में हम लोग लिखते थे, ग्रेजुएशन में हम लोग पेपर नाप लिखते थे कि हाँ 3 पेज लिखेंगे, 4 पेज लिखेंगे, 5 पेज, जितना अधिक पेज लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं, अब समझ में कि ऐसा बात नहीं है, जितना पेज काउंट नहीं होता बीपीएससी में। भी एक आयोग है यह, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, वो आयोग आपका क्या करता है, पेज नहीं गिनता है, आपका वर्ड भी नहीं गिनता है वो, लेकिन वो मिला लेता है, अनुमान लगा लेता है, यहाँ लड़का 300-400 वर्ड में लिखा है, ठीक है। फिर एक वर्ड भी लिखा है जरूरी नहीं, उसमें मेन बात है क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में फिर परिचय लिखना होगा, परिचय 5 से 6 लाइन लिख दिए परिचय में। अब उसके बाद मेन बॉडी में लिखेंगे, मेन बॉडी भी पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नहीं कि कहानी की सब फॉलो करते गए, ऐसा नहीं, सजा कर। जैसे कोई भी घर पर काम होता है, फंक्शन होता है, वो सजा कर बनाया जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो दाल भात सब्जी सजा कर खाते हैं, चटनी अचार सब सजा कर खाते हैं, उसी तरह लिखते वक्त भी हमको सजा कर भी लिखना चाहिए, ठीक है। उसमें मान लीजिए 2 कलम पे यूज करना चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक से आप मेन पॉइंट लिखे, जैसे परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन लिख दिए, फिर परिचय में 3-4 लाइन ब्लू से लिखे, फिर उसके बाद मेन बॉडी में पैराग्राफ चेंज करके ब्लू से लिखे, फिर नीचे निष्कर्ष लिखकर निष्कर्ष रेड से ब्लैक से लिखे और निष्कर्ष ब्लू से लिखे, जहाँ पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन का, जैसे 1942 में हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो आंदोलन पहले भूमिका लिख देंगे, भारत छोड़ो हुआ कैसे हुआ, देश में क्या प्रभाव पड़ा, इससे क्वेश्चन पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार से परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसे भूमिका लिख देंगे 4 लाइन का, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, फिर लिखेंगे। अब पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे बड़ी, क्या क्या इसका कारण हो सकते हैं, ये इनके कारण है, पहला कारण, दूसरा कारण, टॉपिक पॉइंट वाइज लिख देंगे। फिर इसे निष्कर्ष लिख देंगे, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश में, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा बिहार में, हमें क्या प्रभाव पड़ा, जो बहुत एक क्रांतिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत एक विशाल आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, इसके बारे में लिखेंगे। यही क्वेश्चन आता है। उस पर डायलॉग लिखेंगे, हाँ डायलॉग आपको पहले ही बता दूँ, हाँ कि एक कोटेशन आता है उसमें लिखने के लिए, हर एक सब्जेक्ट का मान लीजिए कोटेशन आता है। जैसे हम हिंदी साहित्य कोटेशन बोले, बड़ा हुआ तो क्या हो, जैसे पेड़ जो पंछी को छाया नहीं लगे, पेड़ फल लगे अति दूर, गुरु गोविंद गौ से कहा बोला बलिया गुरु आपने गोविंद जी को बताया, एक कोटेशन होता है। एक कोटेशन को बीच पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसका फिर चेक कर इसे डिस्क्राइब किया जाता है नीचे। तो इसी क्वेश्चन लिखने का तरीका है। इससे आपका क्वेश्चन राइटिंग भी सुधर होगा, अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा, और जो चेक करने वाला वो नंबर भी अच्छा लगेगा, कॉपी भी चेक करेगा बढ़िया से। अगर हम बात करें कि आप एग्जाम के लिए अब लास्ट टाइम है, कुछ दिन बाकी है, तो रोज कितना टाइम देते हैं? जी हम तो देखिए टाइम, बहुत लड़के सोचते हैं कि हम लोग 12 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है। आप 15 घंटा पढ़ रहे हैं, आपको फिर समझ में नहीं आया, फिर पढ़ने से फायदा क्या, फिर पढ़ने बैठ तो नींद लग रहा है, झपकी मार रहे हैं, तो फिर पढ़ने से कोई फायदा है। हम कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कि अपना ही पढ़ता है, हम किसी को नहीं, अपना ही लेते हैं, पढ़िए 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़े कि उसको एब्जॉर्ब कर चाहिए, अपने उसको पूरा याद कर लीजिए। ये नहीं कि 10 घंटा 15-18 घंटा पढ़ रहे हैं, 20-20 घंटा पढ़ रहे हैं और एग्जाम में जाकर सो गए, तो फिर पढ़ने से फायदा क्या, जब एग्जाम में ही आप लिख नहीं पाए तो फिर पढ़ने से फायदा क्या। तो ऐसा कोई बात नहीं कि इस घंटे के ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 घंटा में पढ़े लेकिन उसको ऑब्जर्व किए कि नहीं। अब बहुत लड़का पढ़ते रहता है, मोबाइल देखते रहता है, मोबाइल तो
वो फायदा कोई नहीं है। इस तरह लड़का क्या करता है, टाइम ज़्यादा चला जाता है, 10 घंटा 12 घंटा चला जाता है। लड़का का हम 10 घंटा पढ़ लिए, 12 घंटा पढ़ लिए, यूँ नहीं देखते कि हम मोबाइल यूज किए, पानी पीने गए, वॉशरूम गए, ये सब नहीं देखता है। तो ये ना 12 घंटा पढ़ लिए, ऐसा कोई बात नहीं। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए ना डेडिकेशन के साथ पढ़िए। आप डेडिकेशन लगा दिए पूरा कि हाँ फोकस कीजिए आपको, फिर जब तक ठान लीजिए, जब हम टॉपिक पूरा नहीं करेंगे तो उठेंगे नहीं यहाँ से। टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया तो तब उठेंगे, तब ऐसा आपको याद रहेगा। ये नहीं कि टाइम मैनेज नहीं करता है, इस पर आपके पढ़ने के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, आप पढ़ के कितना आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये निर्भर करता है। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम में क्या ऐसी कुछ लोग गलतियां हैं जो करते हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके? हाँ, लास्ट टाइम में बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो अवॉइड करी जा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी सब हो जाने दे। जैसे उस समय किसी अगर बात नहीं करेंगे, किसी से बहस नहीं करेंगे, एग्जाम में किस जाते समय पहले 1-2 महीने किसी से बहस नहीं, एकदम न्यूट्रल हो जाइए, रूम में बंद होकर पैक हो जाइए। लोग कुछ भी कहे, बाहर लोग कुछ भी कहे, सब एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो वही लोग खुद आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, ये नियम है। तो लोगों को काम है कहना, अपना काम है करते जाना, ये दुनिया है, फिर क्या होगा देखते रहना, आगे क्या होगा। तो यही बात है। बाकी पढ़ते समय मोबाइल से अवॉइड करना चाहिए, किसी को है तो इग्नोर करना चाहिए। मैंने मोबाइल से पढ़ाई को अलग करना चाहिए, अनवरत बात से दूर रहना चाहिए, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस पर ध्यान, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आंसर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमेशा। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम में अब रिवीजन कैसे करनी चाहिए, अगर कुछ लोग है कि कुछ अब सिलेबस शुरू ही करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि पहले से ही मेंस की तैयारी करके बैठे हुए रहते हैं, तो उनके लिए जो अब रिवीजन करें कि कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन जो अभी नए आए हुए हैं उनको मैं कहूँगा थ्रोली तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उसे सॉल्व करना शुरू कीजिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए। उसी को एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार 5 बार लिखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन है, उससे उसको छाड़कर 2 साल पहले का क्वेश्चन देखिए, उसी बेस पर क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए और आराम से हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये लास्ट टाइम में है तो बहुत लोग मोटिवेशन डिमोटिवेट होते हैं, लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए ताकि वो हम अपने मेंस के लिए और जो आगे के इंटरव्यू के लिए मोटिवेटेड रहें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, लास्ट टाइम में है कि अपने से खुद मोटिवेट होना पड़ता है। अगर लोग कहे कि हाँ सूरज पश्चिम में उगता है तो मान लेना चाहिए हाँ सूरज पश्चिम में निकलता है। लोग कहे सूरज उत्तर में डूबता है तो समझे हाँ सूरज उत्तर में ही डूबता है, इन बात नहीं पश्चिम में डूबता है। लोग मान लेना चाहिए उसमें बात, हाँ मान लेते हैं भाई आपका ठीक है, हम सही, आप सही है, हम गलत है, ठीक। अपने खुद मोटिवेट होना। लोगों का काम है कि आपको उकसाएगा, आपको लोग कब उकसाता है, लास्ट टाइम में ही ले देखा कि हाँ लड़का का एग्जाम है तो उस समय ही टर्चर करना शुरू कर, बात करेगा कि चलो लड़के चलते हैं, थोड़ा पार्टी करते हैं, थोड़ा खाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आप चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पर नहीं भैया थोड़ा मूड खराब है, नहीं जाएंगे, थोड़ा काम में व्यस्त है, किसी और दिन मिल लेते हैं, आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपसे मिल लेते हैं, बात मिलकर कर देना चाहिए। ये कि जो एग्ज़ाम है एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम है यह, कि सबको सभी लोग समझ नहीं पाते, सबका आशा है इसमें। यह एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, किसी आप ऑफिसर बनकर जाइएगा फील्ड में तो लोगों को दूर दूर को समझेगा, इसलिए आपको एग्ज़ाम समय मांगता है और मेहनत मांगता है। बिना मेहनत से कुछ होकर नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो बिना मेहनत के होता नहीं है। तो खुद मोटिवेट रहना चाहिए और लोगों से कम मिलना जुलना होना और अपना सेल्फ प्रैक्टिस राइटिंग करते रहना चाहिए। आपसे बात करके बहुत ही हमको अच्छा लगा और जो देख रहे हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिला होगा और उनके मेंस के स्ट्रेटजी कुछ जानकर उनको भी लगा हो कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। लास्ट में कहें कि आपका कुछ ऐसा कोर्स वगैरह हो जो आप बताना चाहें या अपने आप से कुछ सजेशन वगैरह? देखिए कि है मुश्किल करना ज़रूरी है मुश्किल करना ज़रूरी है, मैंने ठाना है इसको करके दिखाना भी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया कि आपने जिस तरह से बताया, आपसे मिलकर के बहुत बढ़िया लगा और थैंक यू। चलिए आपको मुलाकात बधाई।